दीक्षित जी की हम पर अहेतुक कृपा है। हम आने वाले समय में उनके साहित्य का, उनके शोध वृत्ति का जब जब स्मरण करेंगे तो मुझे गर्व होगा, आने वाली पीढ़ियों को भी गर्व होगा कि हम दीक्षित जी के युग में हमने जो है वो साहित्य की का छात्र जीवन व्यतीत किया है। श्रद्धेय दीक्षित जी अनवरत इतनी वय के बाद भी, और हम जब भी जाते हैं तो हम अपने ज्ञान की, मेधा की, बुद्धि की सारी झोली मेरी भर जाती है, और उनका स्नेह हम लोगों के लिए एक आशीर्वाद के स्वरूप है। कभी अगर मैं कुछ भ्रष्टता भी करता हूं और क्षमा याचना करता हूं समय का, तो कभी दीक्षित जी ने यह नहीं कहा कि इतने बजे आओ उतने बजे आओ। हमसे कहते समय बताओ, समय बताओ है। और एक संपादक का दुर्गुण है, उसको भी इंगित करते हैं कितने बजे आ रहे हो, और जब आप नहीं आ रहे हो, विलंबित हो रहे हो, तो हमको सूचित करो। और मैं ठहरा आवारा बादल जैसा, नगर नगर शहर शहर इधर उधर, और पता लगा हम विलंबित हो गए और विचार बदल गया। तो गुरुदेव प्रतीक्षा करने के बाद कहते हमें भी अच्छा लगता है, हम भी इंतजार करते हैं। दूसरा गुरुदेव बिल्कुल सही कहते हैं, संपादक कैसा होना चाहिए, तो हमको संपादक के गुण और टिप्स मिलते हैं। एक शब्द भी प्रयोग किया था प्रभा जी ने कि जो प्रत्युत्पन्न मति है वो अद्भुत है, और वो बचपन से ही थी। फिर धीरे धीरे उसका विकास होता गया, और विकास होते होते आज जिस रूप में आपके समक्ष वो प्रतिभा है, उसको आशु कवि कहते हैं। वो बातों ही बातों में और बिना लिखे आशु कविता कर लेते हैं। मंच से कोई कवि पढ़ के जाए तो उसको बुलाने के लिए केवल काव्य की पंक्तियां नहीं रचते, बल्कि उसी छंद में रचना करके और उसी लय में गा करके उसको अगले कवि को बुला देते। बहुत सारे कवियों से बात बात में सुनते रहते हैं, लेकिन वो इतना मंच से जुड़े रहे हैं, तो वो जो उन्होंने मंच के प्रपंच लिखा है वो वास्तव में श्रेष्ठ पुस्तक है, जिसके बारे में आचार्य जी ने प्रमाणित कर दिया। उस कविता के आचार्य हैं और हम सब लोगों के जो मार्गदर्शक हैं, और उन्होंने जब प्रमाणित कर दिया है तो कुछ कहने की बात नहीं है। वो बहुत ही मौर्य जी, कमलेश जी जो है बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने समाज का भी कह लें चाहे उनका कह लें, वर्ष 2012 में उनका जो दुर्घटना उनके साथ हुई तो उसमें एक उनका अंग जो है वो पैरालाइज हो गया। उससे उनको बहुत जिजीविषा उनकी जो थी, उससे वे जीवित रहे। मतलब इतने बड़े दुर्घटना के बाद में उनकी पत्नी की तो मृत्यु हो गई। वो बहुत बड़े बड़े जो है कवि भी नहीं कर पाते हैं। वो जितनी आपके लखनऊ में जो साहित्य समाज है वो पूरा उसमें वो छा गए। श्लोक है कि अब तो बच्चे भी बेचारे परेशान होने लगे हैं कि ननादेन बिना गीतम, ननादेन बिना स्वरः, ननादेन बिना ज्ञानम, ननादेन बिना शिवः। तो नाद के बिना साहित्य नहीं है, नाद के बिना संगीत नहीं है, नाद के बिना ज्ञान नहीं है, और नाद ही सत्य है। मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूं, आज भी संगीत सीखता हूं, लेकिन साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। इसलिए एक संगीत के विद्यार्थी को साहित्य का विद्यार्थी होना चाहिए, और एक साहित्य के विद्यार्थी को संगीत का भी विद्यार्थी होना चाहिए, क्योंकि छंद का ज्ञान जिसको हम लोग आजकल मीटर कहते हैं, यदि नहीं होगा तो वो अच्छा काव्य नहीं लिख पाएगा। के पहले उस नाटक में ऐसा उल्लेख है कि जो नाटक होना होता है
उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उस पर उस पूरे नाटक पर मंचन था। वो मंचन देखा, उसमें पहले कितनी समस्याएं आती हैं कलाकार को इकट्ठा करने में, मंच को प्रस्तुति देने में, आर्थिक व्यवस्था करने में, सारा वर्णन था। और इस पुस्तक में भी अभी ओम मीनो जी सुना रहे थे 80% या सब के सब संस्मरण ही है, लेकिन नाम ऐसा दिया है कि लगता है कि प्रपंच जो शब्द है, तो मैंने जो देखा है कि गांव में ऐसे विषय पे प्रपंच का उल्लेख होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। और मंच के प्रपंच ये तो और आश्चर्यजनक है, तो मंच से तो अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। और मंच से हमेशा लोग आशा लगाते हैं कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हम देखते हैं जो कवि सम्मेलन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लोग नेताओं को बुलाते हैं और नेताओं को बुला के उनके ऊपर सुनाते हैं। मैं एक कवि सम्मेलन में गया और एक ऐसी टिप्पणी सुनी कि मुझे लगा मंचों से तो सीखने का अवसर मिलता है। उसमें एक कवि टिप्पणी कर रहे थे कि देखिए नेताओं के साथ चमचे रहते हैं और चमचे का मूल धर्म है जिस बर्तन में रहता है उसको खाली कर देता है। अब ये कितनी बड़ी टिप्पणी थी और उस मंच से हुई। तो मुझे लगता मंच से तो कुछ ऐसा प्रपंच नहीं होता है, मंच पे हमेशा सीखने की बातें होती है, क्योंकि किसी भी नेता को बुला के उसको उसके वास्तविक स्वरूप को दिखाना यही मंच का काम है। और चाहे वो कविता का मंच हो, चाहे साहित्य का मंच हो, चाहे वो नाटक का मंच हो, हमेशा जनता उससे सीखती है। और अब चूंकि आप लोग विद्वान हैं और विद्वान ने किसी शीर्षक दिया है तो उसने भी कुछ सोच के दिया होगा, इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि इस प्रपंच में भी कुछ सीखने का पीछे गूढ़ अर्थ होगा, जिसको इस पुस्तक में शीर्षक के रूप में दिया गया है। मैं यहाँ पर सारे दर्शक जो हमारे सामने हैं वो भी सब विद्वान ही हैं, सब यहाँ कोई न कोई किसी न किसी चीज का विशेषज्ञ है। इस तरह की कविता हमें दिखाई देती है, एक छपी हुई कविता, चाहे पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों में छपे और चाहे किसी संकलन के भीतर आवे। दूसरी वाचिक कविता जो मंची कविता कहलाती है, उसके भी कई रूप है। एक जिसमें केवल टिप्पणियां या कहे या विदूषकत्व तो ज्यादा दिखाई देता है, बड़े विराट कर सम्मेलन होते हैं। दूसरे जिसमें स्तरीय रचनाएं भी पढ़ी जाती है। और तीसरी तरह कविता वो है जो संचार माध्यमों द्वारा इन दिनों प्रसारित हो रही है, जो श्रव्य भी है, दृश्य भी है, पाठ्य भी है। लोग अपनी अपनी रचनाएं स्वयं प्रसारित कर रहे हैं, पढ़ने को मिल रही है। इन सबके बीच एक विशेष प्रकार की काव्य कला हमारे देश में हिंदी जगत में प्रचलित थी, जिसको आशु काव्य कहते हैं। और देखा जाए तो कविता मूलतः आशु कविता ही रही है। जहां से कविता का जन्म हुआ, आप याद करें, क्रौंच वध को देखकर वाल्मीकि के हृदय से जो वेदना फूटी, मां निषाद प्रतिष्ठान तो गवाता, ये आशु कविता ही तो थी। कागज कलम लेकर तो नहीं बैठे थे, तत्काल भावना का विस्फोट हुआ, संवेदना छलक पड़ी, कविता बन गई। तो कविता अपने मूल रूप में आशु कविता ही होती है। दृष्टिबाधित सूरदास क्या कहीं किसी से पूछकर कविता लिखते थे? कबीर जो कलम और बस कागज छुए तक नहीं थे, मीराबाई जो निरक्षर थी, ये सब के सब आशु कविताएं ही कर रहे थे, गा रहे थे। लोग बाद में उसको लिपिबद्ध करते जाते थे, एकत्र करके बाद में प्रकाशित करते जाते थे। धीरे धीरे कला विलुप्त हो गई। संस्कृत इसकी बड़ी पूर्व परंपरा रही है। एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है भोज प्रबंध। महाराजा भोज के दरबार में ही कालिदास थे, तो उनके राजाशित कवियों के बीच जो शास्त्रार्थ होता था सब कविता में होता था। समस्याएं दी जाती थी, उसकी पूर्ति करो। अम्ब कदम्ब की डाल फरो है, एक समस्या दी गई कि आम का पेड़ है, नहीं कदम्ब का पेड़ है और उसमें आम फला हुआ है। अब सोचिए, उद्भावनाएं जुटाई जाती, तरह तरह की सूझे आती थी। कहीं कारण करके वाक्य बना दिया जाता था, कहीं कारण डोल में आदत पानी, अब उद्भावना जुटा रहे हैं। तो इस प्रकार की आशु समस्याएं और उनकी पूर्ति बहुत दिनों तक चलती रही। द्विवेदी युग तक यही सीतापुर में
जो साहित्य रसिक मंडल था या प्रयाग में या काशी में, लखनऊ में भी बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती थी, बहुत सारी गोष्ठियां होती रहती थी। पहले समस्या बता दी जाती थी, लोग उसकी पूर्ति करते थे और अच्छी पूर्ति के लिए पुरस्कार दिए जाते थे। श्री कमलेश मौर्य मृदु जी की ये जो संस्मरणों पर आधारित, मंचीय प्रपंचों पर आधारित मंच के प्रपंच के लोकार्पण का यह अवसर है, ये केवल एक पुस्तक का विमोचन नहीं बल्कि मंचीय अनुभवों, खट्टी मीठी स्मृतियों और साहित्यिक संवेदनाओं का एक आत्मीय उत्सव रहा है। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस आयोजन को गरिमापूर्ण अर्थ एवं साहित्यिक आभा प्रदान की है। आप सभी के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं। आपके स्नेह और सहभागिता ने मंच के प्रपंच की साहित्यिक यात्रा को अविस्मरणीय बना दिया है। इसी कृतज्ञ भाव के साथ मैं अपनी ओर से, पूरी राष्ट्रीय कवि संगम लखनऊ इकाई की ओर से आप सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं साहित्य भूषण कमलेश मौर्य मृदु। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या उपलक्ष्य था, कृपया बताएं। हमारी एक काव्य मंचों के संस्मरणों की ये पुस्तक है जी। मंच के प्रपंच, इसका लोकार्पण समारोह था। इसी लोकार्पण समारोह का यह आयोजन था जी। पुस्तक का विमोचन था। उस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। जब कहीं कोई पुस्तक किसी भी कृतिकार की आती है तो एक तो स्वाभाविक बात होती कि वो पुस्तक जन जन तक पहुंचे, तो इसके लिए जो है कम से कम जब वो पुस्तक का जो लोकार्पण समारोह होता है तो बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे किसी बच्चे का घर में जन्म होता है तो हम जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ऐसे मानो उस कृति का जन्म हुआ है, उसका जन्मोत्सव और बधाई देने के लिए हमारे साहित्यकार, इष्ट मित्र, परिवारजन, बाकी के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उनके माध्यम से वे उन तक बात पहुंचती है, उनके माध्यम से उस कृतिकार की कृति का जो है वो एक व्याप पूरे समाज तक जाता है, जिससे उस कृति को लोगों को पढ़ने के अंदर जिज्ञासा होती है, आकांक्षा होती है और उसके बाद जो है वह पुस्तक लोकप्रियता की ओर बढ़ती है। इसलिए लोकार्पण समारोह होता है। एक सेकंड, उनको पता नहीं था इस बात का। पुस्तक के विषय में कुछ जानकारी दें। मंच के प्रपंच नाम है, तो इससे जो आम पाठक है वो क्या समझेगा, उसके मन में क्या छवि बनेगी? ये हमारे जीवन के मंचीय घटनाओं से जुड़ी हुई पुस्तक है और कई वर्ष पहले आप ही की तरह के एक संवाददाता हिंदुस्तान के आए थे, जब इसमें हस्ताक्षर नाम का एक कॉलम प्रारंभ होता था तो उसमें उन्होंने एक प्रश्न मुझसे कह दिया मेरा साक्षात्कार लेते समय कि आपने किन बड़े बड़े कवियों के साथ काव्य पाठ किया है। तो मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आपके निर्भय हाथरसी, डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी, सरिता शर्मा, कुंवर बेचैन, ऐसे तमाम, डॉक्टर कृष्ण मित्र गाजियाबाद के, तो ऐसे तमाम बड़े बड़े कवियों के जब मैंने नाम लिए तो उन्होंने मुझसे पूछा, अरे इतने बड़े बड़े कवियों के साथ आपने काव्य पाठ किया? हमने कहा नहीं, इतने तमाम बड़े कवियों ने अनेक बार मेरे संचालन में काव्य पाठ किया। क्या तो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि आपकी कविताएं तो हमको कहीं न कहीं यूट्यूब पे या बाकी आपके संग्रह में मिल जाएंगी, लेकिन ये संस्मरण आपके साथ चले जाएंगे, जीवन के संस्मरण है, तो इनकी एक पुस्तक लिख डालो। उसी प्रेरणा से फिर मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार के लोगों ने प्रेरित किया और तब मैंने ये पुस्तक लिखी। आज मंच के प्रपंच पे कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए, उसमें से आपको क्या निष्कर्ष निकला है, क्या उसका एक सार क्या आया है? नहीं, सार एक तो ये आया है कि मंचों की जो आज जो साख गिरी है, आज कविताओं के लिए श्रोता नहीं मिल रहे हैं, पुस्तकों के लिए पाठक नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए सबको सजग हो करके और साहित्य के उन्नयन के लिए कार्य करना चाहिए। और इसके लिए जहाँ केवल पाठक श्रोता ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि लेखकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और साहित्य ताकि हमारा समृद्ध हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हिंदी साहित्य की सेवा आप इतने लंबे समय से कर रहे हैं, वर्तमान समय में आपको क्या लगता है जो युवा पीढ़ी है, क्या वो हिंदी से विमुख होकर अंग्रेजी की ओर ज्यादा कदम बढ़ा रही है? ऐसा कुछ है क्या? वो जब कहा गया ना सर्वे गुणा कांचन मा श्रयंती, सारे लोग जो है वो केवल अर्थ के लिए लालायित रहते हैं, जहाँ कोई अर्थ न हो उसका कोई सार्थक मानता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो आपने अब बताया कि आहार व्यक्ति देखता है, इसकी उपयोगिता आर्थिक दृष्टि से क्या है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चार ऐसे
पुरुषार्थ बताए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो हमारा कंसंट्रेशन है वो अर्थ की दिशा में है, रोजगार परक शिक्षा, रोजगार परक समीक्षा। तो ऐसी स्थिति में कि उससे हमारा अगर रोजगार सृजित होता है, इस ओर लोग दो साहित्य को देखते हैं, क्या इससे हमारा कुछ ऐसा हो सकता है? तो ऐसी एक इसको साहित्य को भी उपयोगी वो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जबकि साहित्य से केवल ये जो बाकी की चीजें हम धन तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है तो अर्जित किया हुआ धन भी अनर्थ का कारण बनता है। तो वो अनर्थ का कारण न बने, इसके लिए काव्य और साहित्य ये बहुत आवश्यक है, जो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन करता है। तो हिंदी भाषा के आप वरिष्ठ उपासक रहे हैं। आज वर्तमान में भारत की जो हिंदी है वो राजभाषा के रूप में है, उसका दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया है। वो क्या कारण मानते हैं उसके पीछे? इसके पीछे कारण है, आखिर राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमने अपने राष्ट्र को ही राष्ट्र कहाँ माना। ओहो, आप संविधान उठा करके देखिए, संविधान में लिखा है भारत है गणराज्य। किसी के लिए तो धर्मशाला जैसा नाता है, और कोई मानता है इसे एक उपमहाद्वीप, कोई चरागाह मान चरने चला आता है, कोई प्राणहीन भूमिखंड मानकर इसे और देश के विकास हेतु योजना बनाता है। किंतु है हमारे लिए भारत ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि, पूजनीय माता है। लेकिन हमारे लिए तो है, हम कुछ साहित्य उपासकों के लिए तो है, लेकिन आज हमारे संविधान में राष्ट्र का शब्द का उपयोग क्यों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावा कहीं राष्ट्र को परिभाषित नहीं किया गया है। अभी 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 सही बात में तो हम भारत भी जो है इंडिया का अनुवाद है। अभी इंडिया दैट इज भारत है, भारत का स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ? अभी इंडिया दैट इज भारत है, भारत का स्वतंत्र अस्तित्व कहाँ? अंग्रेजों से मुक्ति मिली पर दूर हुआ अंग्रेजी प्रभुत्व कहाँ? गणराज्य है भारत सिर्फ अभी, संविधान में राष्ट्र का तत्व कहाँ? जब राष्ट्र हमारा अघोषित, राष्ट्र की भाषा का बोलो महत्व कहाँ? जब राष्ट्र हमारा अघोषित, राष्ट्र की भाषा का बोलो महत्व कहाँ? जब राष्ट्र ही परिभाषित नहीं है, और इसलिए परिभाषित नहीं है क्योंकि अगर इस राष्ट्र को उस समय परिभाषित करते तो उनको ये भी बताना पड़ता है ये कौन सा राष्ट्र है। तो ये 1400 साल पुराना इस्लामिक राष्ट्र नहीं हो सकता, ये केवल 2000 पुराना ईसाई राष्ट्र भी नहीं हो सकता। इसके पहले ये कौन सा राष्ट्र था, कौन सी संस्कृति पूरे विश्व में? तो वे हिंदू संस्कृति थी। तो भारत हिंदू राष्ट्र है ये कहने की हिम्मत हमारे तत्कालीन नपुंसक नेताओं में नहीं थी, इसलिए उन्होंने राष्ट्र को परिभाषित नहीं किया। तो राष्ट्रभाषा का कहाँ से प्रश्न उठता है? पहले हम इसको अपना राष्ट्र बनाए, ये हिंदू राष्ट्र है, इस प्रकार की इसका अनुभूति अपने मन में करना है, ये घोषित नहीं करना है। ये प्राचीन काल से घोषित हिंदू राष्ट्र है, इसकी अनुभूति हमको प्रत्येक नागरिक के हृदय में जगाना है। और जब राष्ट्र परिभाषित होगा तब जाकर के हमारी राष्ट्रभाषा स्थापित होगी। आदरणीय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी वर्तमान काव्य गद्य की दयनीय स्थिति पे प्रकाश डाल रहे थे, आपके क्या विचार है उसके संबंध में? नहीं, वो दयनीय स्थिति पे नहीं प्रकाश डाल रहे थे, साहित्य की दयनीय स्थिति पर प्रकाश नहीं डाल रहे थे। वो प्रकाश इसके लिए डाल रहे थे कि धीरे धीरे जो है आज जो मानक जो साहित्य के हैं वो स्तर, हाँ, वो कम हो रहे हैं। और इस साहित्य की रचना आवश्यक है, इसलिए हम साहित्यकारों को ध्यान दे करके जो युगानुरूप जो साहित्य है उसकी रचना करनी होगी, तब वो लोकप्रियता की ओर बढ़ेगा। हालांकि लोग उसको स्तर गिरना भी कह देते हैं, जैसे जब रामचरितमानस लिखी गई थी तो यहीं के विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने तुलसीदास के पीछे डंडा लेकर के पड़ गए थे, लोक भाषा में लिख करके साहित्य के स्तर को गिरा दिया। मानो तो आज वही रामचरितमानस घर घर पूजी जाती है। तो हमारा अगर लिखने का उद्देश्य पावन होगा, लिखने का उद्देश्य अगर लोकहित होगा, राष्ट्रहित होगा, तो आज नहीं तो कल हमारी कृति निश्चित रूप से जन्म जाती है। मंच के प्रपंच के बाद और कोई पुस्तकें प्रकाशन अधीन है? हाँ, अभी हमारी एक तो अभी काम चल रहा है बहुत शीघ्र, चलो हो दिया बारी आई, ये एक अवधि कवि की पुस्तक आ रही है। और एक शब्द शब्द इतिहास, जब मैंने लेखन प्रारंभ किया था उस समय के कवि तो तात्कालिक जो उस समय की परिस्थितियां युगानुरूप लेखन करता है मेरे साथ, तो उस समय की जो परिस्थितियां, उस समय जो मैंने लिखा, फिर सरकार बदली, शासन बदला, लोग बदले, तो मैंने उसके अनुसार फिर जो है उसमें परिवर्तन किया। तो उस परिवर्तन के धीरे धीरे करके जो भी समय समय पर परिस्थितियां बदली, आज वो कविताएं कालबाह्य हो गई हैं, तो उस समय की परिस्थितियों में लिखी गई कविता जिसमें एक इतिहास छिपा होता है, तो शब्द शब्द इतिहास ये हमारी एक पुस्तक है। एक बाजी प्रभु देश पांडे जो शिवाजी के सेनापति थे, उनकी वीरता के संदर्भ में एक बाजी अष्टक जो है वो भी मेरी कृति जो प्रकाशनाधीन है। ऐसी है कई कृतियां। एक गजल
संग्रह हमारा है, एक मुक्तक मंजूषा करके है जो हमारे मुक्तकों का संग्रह है, ये अभी प्रकाशनाधीन है। चलिए, मंगल कामना करते हैं कि अधिक से अधिक युवा पीढ़ी आपसे लेखन से प्रेरणा ले और आपके भविष्य के कार्यों के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी, बहुत बहुत आपको नमस्कार और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। साहित्यिक दृष्टिकोण अपनाया है, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आपका आशीर्वाद जी, प्रणाम।